हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का। आई एम वेल वर्स्ड अबाउट दैट। तो आज हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे कि आपको एसएमसीएफ ये सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करना है, क्या बातों पे आपको ध्यान देना है और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इन बातों पे मैं इन टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कर देना, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना है और जो भी मेरे मेजर रिकमेंडेशंस हैं लिख लेना है। प्रोफेशनल के बच्चे हो, काफी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, ठीक है। तो अच्छे से लिख लेना ताकि वीडियो देखने का कोई फायदा हो। आधा घंटा ये वीडियो चलेगा आराम से, तो आई होप आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप लिखते जाना साथ साथ में। लेक्चर बायस, नॉन लेक्चर बायस, सबके लिए कॉमन गाइडेंस है। चलिए शुरू करते हैं। जो जो दिमाग में आता है, थोड़ा सा मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाता हूं, तो उतना ऑर्गेनाइज्ड और उतना अच्छे से मैं नहीं दे पाऊंगा। बट आई विल ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लूं और मेजर चीजें आपको अच्छे से पता चल जाए। सबसे पहली बात है कि केस स्टडीज को लेके जो है, थोड़ा सा हुआ है, वो मैं क्लियर आउट कर लेना चाहूंगा। एसएम में पहला ही क्वेश्चन केस स्टडी है, ठीक है। जैसा पेपर पैटर्न दिख रहा है मॉड्यूल के पीछे, वो केस स्टडी मेरे हिसाब से आपके स्टडी मटेरियल के बाहर से ही आएगी। जो भी केस स्टडीज आपको दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें से एज इट इज कोई केस स्टडी आएगी। आ गई तो मतलब मैं पेपर इजी सेट हुआ है ऐसा कहूंगा, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बुक का ही कोई केस स्टडी एज इट इज आ जाए। बहुत लो लेवल ऑफ पेपर सेटिंग हो जाएगी वो। तो केस स्टडीज हमेशा से, कोई भी सिलेबस में आप देख लो, सीए बोल लो, सीएस बोल लो, कोई भी सिलेबस में जब केस स्टडी टाइप का पैटर्न होता है, बुक की केस स्टडी नहीं आती है, हमेशा बाहर से ही आती है, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लो। काफी बच्चे सोच रहे थे कि मैं मगअप कर लूं, सारे केस स्टडीज पढ़ लूं, याद करके जाऊं, ठीक है। कोई सेंस नहीं है इस बात का मेरे हिसाब से, ये सब मत करो। कुछ तो नया ही आएगा, ठीक है। आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप थ्योरी को प्रैक्टिकल पढ़ के अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो नया ही आएगा। तो इसके लिए आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते। काफी बच्चे बोल रहे थे ना, केस स्टडी का मैराथन ले लो या केस स्टडी, अरे वो नहीं आने वाली, ठीक है। तो जबरदस्ती फालतू चीजों पे ज्यादा आप ध्यान मत दो। तो केस स्टडीज के लिए आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। आपका जो रेगुलर प्रिपरेशन रहा है, जो भी थेरीज आप, स्ट्रैटेजीज, थेरीज आपने एसएम में पढ़े हैं, वो आपको कितने अच्छे से समझे हैं, वही मेन प्रिपरेशन है। अलग से कुछ नहीं करना है। अगर आपकी थेरीज, स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझी हुई हैं, तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आपको अगर कोई कंपनी के बारे में, कोई प्रैक्टिकल कंपनी के बारे में चीजें आ गई, तो आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे अगर आपने स्वट एनालिसिस को समझा हुआ है, तो अगर कोई कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें दी हैं, तो आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि एक 2 पेज की केस स्टडीज पढ़ के आप कंपनी के स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लोगे, आप कंपनी के वीकनेस आइडेंटिफाई कर लोगे, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एटलीस्ट 2-2, 3-3 पॉइंट तो आप कर ही लोगे। मतलब आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपनी के स्ट्रेंथ्स होते हैं, हो सकते हैं। जितना भी आपने कंटेंट पढ़ा है ना, एक्चुअल कंपनीज के जो स्वट एनालिसिस, टोज एनालिसिस पढ़े हैं, उससे आपको खुद अंदाजा आ जाएगा। उससे बस अंदाजा ही लेना है कि क्या चीजें नॉर्मली स्ट्रेंथ होती हैं कोई भी कंपनी की, क्या वीकनेसेस होती हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी। आपको एक स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। अगर वो आपको पता है और अगर आप कोई केस स्टडी पढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लेवल का बच्चा इतना तो अंदाजा लगा लेगा, ठीक है। वैसे ही 5 फोर्सेस मॉडल है, तो आपको कोई कंपनी के पूरे 5 फोर्सेस के बारे में दिया रहेगा डिस्कशन, फिर उसमें पूछा रहेगा आइडेंटिफाई द दिस फोर्स, ये फोर्स, फिर बताओ वो फोर्स स्ट्रांग है कि नहीं है। वो सब पढ़ के आपको ख्याल में आ जाएगा।
क्योंकि वो कंपनी के बारे में सब दिया रहेगा, कितने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आप अर्ली एंट्रेंट हो, लेट एंट्रेंट हो, आपका कुछ मार्केट शेयर दिया होगा। आपको डेटा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उससे आपको थ्योरी को अप्लाई करना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको थ्योरी या स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझी हुई हैं तो मुझे लगता है ऑन द स्पॉट आप हर चीज के, हर क्वेश्चन के 2-2, 3-3 पॉइंट्स उतने तो आप बना लोगे। ठीक है, उतना ही बस आपको अभी करना है। ठीक है, तो ये हो गया केस स्टडीज का जो एक डायलेमा है। तो आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। जो सेल्फ स्टडी के बच्चे हैं वो चाहें या मेरे लेक्चर बायर्स भी चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है गूगल में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सर्च कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है, ये सब नहीं कर पाओगे। और काफी एग्जाम पास में आ चुका है, तो अब ये सब मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गूगल से जितनी है उतना करके जाओ। एंडलेस है, एंडलेस चीजें। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं, डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो मेरी चल रही है उसमें मैंने बीच में एक केस स्टडी डाली थी। ऐसे ही मैं 2-3-4 केस स्टडीज एटलीस्ट मैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं दे दूं, तो आपको आइडिया आ जाएगी। फिर एक मेरा फुल सिलेबस का पेपर आएगा मई फर्स्ट वीक या 10th मई के पहले मैं दे दूंगा। उसमें भी मैं केस स्टडी ढूंढ के कहीं से तो आपको डाल दूंगा, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो आ ही जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट वो आपको एक अंदाजा उससे आ जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इररिलेवेंट चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपको देना मुझे सही नहीं लग रहा है। रेलेवेंट चीजें दूं, ये मेरा प्रायोरिटी हमेशा से रहा है। ठीक है, तो एसएम केस स्टडी सॉर्टेड है। दूसरा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना चाहूंगा, पेपर जब आपके हाथ में आएगा आपको पहले एसएम सॉल्व नहीं करना है। सही में सुना आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? आपको एसएम पहले सॉल्व नहीं करना है। गलती से भी गलती मत करना कि पहले आप बैठ गए और एसएम की केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो। गलती से भी ऐसा ब्लंडर मत करना। पहले एसएम सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एसएम काफी इनप्रॉम्प्टू है। मतलब आपका दिमाग वहां चलेगा नहीं चलेगा, तो आप वो रिस्क मत लो कि आप पहले एसएम लेके बैठ गए और आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो जो चीज आपको आती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो आपने अच्छे से पढ़ा है, जो आपको डायरेक्टली एज इट इज छाप के आना है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। पेपर छूट जाएगा, आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट ही बर्बाद हो सकता है। इतना बड़ा मतलब ये मिस्टेक आपका हो सकता है। तो एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप बस और कोई भी गलती कर लेना, रोल नंबर गलत लिख के आ जाना, माफ कर दूंगा मैं आपको, लेकिन ये गलती मत करना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एसएम में पहले मतलब एसएम आपको सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का ही पेपर सॉल्व करना है। कॉर्पोरेट फाइनेंस पे अगर मैं आऊं तो देखा दिखाया पेपर आपको लगेगा, देखा दिखाया लगेगा। आई थिंक ऑप्शन मिला के जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, एक आध क्वेश्चन ही बस आप एक्सपेक्ट करना कि बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स आएगा, और वो आता रहा है पास्ट में। सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में एक या दो क्वेश्चन, पूरे पेपर में एक या दो क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आते रहे हैं, या आपकी भाषा में कहूं तो आउट ऑफ सिलेबस आते रहे हैं, और वो आते रहेंगे, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। एक आध क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो कहीं था ही नहीं, या ये तो मेरे नजर में आया ही नहीं, या ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन एक आध आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप भी करो तो बेटर रहेगा, और उसके लिए भी आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो केस स्टडी 20 मार्क की, वो आपको इनप्रॉम्प्टू वहीं पे करनी है। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आएगा, 25 मार्क की आप अलग कर दो, इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आपको जबरदस्ती टेंशन लेना है, आपको अपनी परेशानियां बढ़ानी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं ये अपनी परेशानियां बढ़ा रहा हूं और मैं खुद बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप कर सकते हो। पर जिनको अपनी परेशानियां घटानी है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है, पासिंग पे ज्यादा फोकस करना है, वो लोग ये बचे हुए 75 मार्क जो है उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और उसमें से 40 टू 45 मार्क्स वहीं से आपको लाने हैं। अगर आपके 75 का जो है, 75 में से 40 भी आ गए,
तो यार 25 मार्क में से 8-10 मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि केस स्टडीज ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी लिख के नहीं आ पाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल पे मुझे नहीं लगता ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम जाएगा। एटलीस्ट आप कुछ ना कहीं से स्टार्ट करके आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, और एक आध दो तीन तीन 1-2 मार्क्स तो मुझे लगता है हर इसमें आपको मिलने चाहिए। अगर केस स्टडी ऐसे टॉपिक पे आई है जो आपको आती है, जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट पे केस स्टडी आई है, अगर वो आपकी पढ़ी हुई है, आपको समझी हुई है, तो मुझे लगता है 20 मार्क में से 8 मार्क तो आप ले लोगे, 7-8 मार्क मतलब फेयरली आप ले पाओगे। तो मुझे लगता है अभी आप 75 में से 40-45 का टारगेट रख लो, तो ओवरऑल 50 आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 75 में से 50 का टारगेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ले भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है, बट थोड़ा सा 45 मार्क्स डिसेंट है, 75 में से 45 पॉसिबल है, एवरेज बच्चा भी ले लेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में अब आपको स्पेशल देखो ध्यान कहां देना है। पहला आपको ध्यान देना है केस स्टडीज, ठीक है। पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे पीछे, तो आधा पेपर तो केस स्टडी ड्रिवन मुझे दिख रहा है। केस स्टडी भी खैर बोलने के लिए होती है, काफी क्वेश्चंस दिखने में आपको लगेंगे केस स्टडीज हैं, पर वो एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सिचुएशन बना के पैराग्राफ में थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के पूछा डायरेक्ट ही क्वेश्चन होता है, तो वो उसको मैं केस स्टडीज नहीं मानता हूं। तो पर कुछ कुछ जेन्युइनली केस स्टडीज हैं जो कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव में से भी पढ़ सकते हो, जो कॉमन चैप्टर्स हैं, और जो सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस है, जो कॉमन चैप्टर्स हैं, आप ओल्ड सिलेबस के प्रोफेशनल के पास पेपर्स पढ़ के जा सकते हो। अच्छा खासा आपको आइडिया आ जाएगा केस स्टडीज का, एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल मिला के। दूसरा आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे। जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल के आ सकते हैं, और वो पास में भी आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पास में भी आते थे, और आपका जो मॉड्यूल के पीछे का पेपर है उसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो मैं 2 क्वेश्चन मतलब 8 से 10 मार्क तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं कि न्यूमेरिकल के आएंगे। इसमें भी मैं कहूंगा कि आप पास पेपर्स को कवर करके जाओ, मैंने पॉकेट बुक में सारे दिए हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, डॉक्यूमेंटेशन, सारा जो टाइप वाइज सारा डेटा है आपको मैंने पॉकेट बुक में ऑलरेडी सजा के अच्छे से दिया हुआ है, तो अगर आप वो भी अच्छे से कवर करके जाओगे, मेरे हिसाब से काफी है, मेरे हिसाब से काफी है। ये भी लिख लेना, सर ये काफी है क्या, सर ये इनफ है क्या? अरे इनफ नहीं होता तो मैं देता ही नहीं, इनफ है इसीलिए दिया है भाई, जो भी चीजें मैं दे रहा हूं इनफ ही है, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट नोट्स, या हो सकता है एकाध डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ जाए, या आई थिंक मैंने काफी डिटेल में सारी चीजें कवर की हैं, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक जगह दिए हैं। और अलग से ये भी नोट कर लो कि कम से कम 1 या हो सकता है 2 क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, तो डॉक्यूमेंटेशन छोड़ना मत। एक जगह मैंने सारा डॉक्यूमेंटेशन एक जगह दिया हुआ है, और काफी देखोगे ना सिमिलर होते हैं। आप आईपीओ नॉर्मल देखो, मेन बोर्ड का आईपीओ आप एसएमई का देखो, या आप राइट इशू देखो, कितने भी जो भी इश्यूज हैं, प्री अलॉटमेंट, पोस्ट अलॉटमेंट, ऐसे 2 कैटेगरी जो होती है नॉर्मली, उसमें अगर आप देखोगे काफी पॉइंट्स कॉमन होते हैं सब में, और काफी पॉइंट्स उसकी थियरी से रिलेटेड होते हैं, लॉ से रिलेटेड, कि राइट इशू है तो अगर राइट इशू के प्रोविजंस आपको पता है तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट भी एक एक करके याद आ जाएंगे, क्योंकि वो लॉ से ही बेस्ड है। तो अगर आपको हर टॉपिक का लॉ पता है तो लॉ से आप डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स आपको एक एक करके रिकॉल हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ना है। तो 10 मार्क के आपके न्यूमेरिकल हो गए, 10 मार्क के आपके डॉक्यूमेंटेशन के हो गए, और 10-15 मार्क 20 मार्क आराम से केस स्टडीज हो जाएगा, मतलब आधे से ज्यादा पेपर कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपका यहीं कवर हो जाएगा। फिर एकाध क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्मेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ सकता है, प्रोसेस वाले भी दिए, एक आध क्वेश्चन हो सकता है प्रोसेस पे आ जाए, एक आध 2 शॉर्ट नोट्स आ जाएं, ठीक है, समझ रहे हो। तो सारे टाइप्स जो है मैंने कवर किए हुए। तो मुझे लगता है अगर मेरा बच्चा है, मेरे से पढ़ा हुआ है, पॉकेट बुक पढ़ के जाएगा, तो उसको पेपर देखा दिखाया लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कवरेज भी अच्छा खासा रखा है।
अगर आप एसएम और सीएफ दोनों का नंबर ऑफ पेजेस मिला लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कवरेज कम कहीं से भी नहीं है, अच्छा खासा कवरेज रखा गया है। और अगर आप उतना भी कवर कर लो तो मेरे ख्याल से काफी है। वो भी हो पाएगा कि नहीं आई डोंट नो। जो बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हैं उनका तो शायद हो ही नहीं पाएगा, उनको टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आपको ध्यान देना है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की। कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंपॉर्टेंट क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, बट 2-3 चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं बता दूंगा। जैसे आपको ये है जो लास्ट चैप्टर है आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन आएगा। और इंटरमीडिएट्स भी काफी बेसिक चैप्टर है, आई थिंक शॉर्ट में आप निपटा लो, टिपिकल चीजें ही हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई 4-5 क्वेश्चन एक साथ आ गए, ऐसे ही चैप्टर्स नहीं है, एक आध मैक्सिमम आ जाएगा। बाकी जो मेन चैप्टर्स हैं, जो आपका आईसीडीआर हो गया, आईसीडीआर वन ऑफ द मेन एरियाज है। फिर आपका फॉरेन फंडिंग के दो चैप्टर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन फंडिंग इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन के ऊपर आता ही है। और फॉरेन फंडिंग में भी जो ओवरऑल है एफसीसीबी, एफसीईबी, ईसीबी, एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। मिनिमम मैं कह रहा हूं 1 या 2 क्वेश्चन वहां से आते ही हैं, ठीक है। तो अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और नॉन फंड बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप स्किप कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर हमेशा आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ठीक है। तो कुछ भी स्किपेबल नहीं है, इसीलिए जो मेन मिनिमम चीजें वो मैंने आपको पॉकेट बुक में अच्छे से इसीलिए दे दी है। आप अच्छे से पढ़ो, उसमें मैंने सीएस प्रोफेशनल के जो ओल्ड सिलेबस के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डाल के आपको दे दिए हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस तो मुझे लगता है आप तगड़ा प्रिपरेशन करके जा सकते हो और वहीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। एसएम की जहां तक बात है, पहला क्वेश्चन अगर केस स्टडी आता है 20 मार्क्स का, फिर बचे हुए जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स जो है टोटल, वो मतलब आप थ्योरी पढ़ के वो कवर कर सकते हो। तो उसमें भी अगर आप देखोगे जहां जहां लंबी लिस्ट है, पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं, एडवांटेजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये है वो, तो मतलब आपका टारगेट स्पॉट है ही कि वो डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। तो वो तो आपको सब कवर करके जाना ही है। और स्ट्रैटेजीज मेनली आपको अच्छे से कवर करके जानी है। स्वट, टोज, सीपीएम, पर्ट, फिर आपका पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, फिर एनसॉफ, पूरा लाइन से जो सारे स्ट्रैटेजीज हैं वो तो कहीं ना कहीं आ सकती हैं। डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लास्ट चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6 सिग्मा, बीपीआर, ठीक है। मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है, काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। तो एसएम आप बचा हुआ जो 20 मार्क्स का है उसके लिए जितना मैंने 100 पेज के नोट्स दिए हैं, मुझे लगता है 100 पेज के नोट्स काफी हैं एसएम के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए। 100 के ऊपर मैंने फिर केस स्टडीज मॉड्यूल की डायरेक्ट दे दी है, वो आप एक आध बार बस पढ़ लेना। एग्जाम के पहले पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, या उसमें से अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स की मैं कहूंगा आप लिस्ट बना लो कि क्या क्या कंपनी के स्ट्रेंथ्स होते हैं। ये आप थोड़ा सा गूगल की मदद से या थोड़ा जितने भी केस स्टडीज आपको मॉड्यूल में दिए हैं या जितने भी पढ़ने में आपके आए हैं उसमें से एटलीस्ट एक आप स्टैंडर्ड लिस्ट बना लो। भाई कहीं दिमाग न चला तो स्टैंडर्ड लिस्ट से आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ होते हैं, क्या वीकनेस होते हैं, क्या ये होते हैं, क्या वो होते हैं। 5 फोर्सेस में भी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं कि कॉम्पिटिटर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन इंटेंस है या नहीं है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम है तो क्या होगा, आपका मार्केट शेयर ज्यादा है तो क्या होगा, आपका मार्केट शेयर कम है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा है तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो इस पे, इसका आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये डेटा आप कैच कर लोगे, पढ़ते पढ़ते डेटा कैच कर लोगे
जब लिखा रहेगा ना कि इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है, कम है, आपका शेयर कितना है, आप कितने सालों से काम कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स वो आपको यूज करके ही आंसर्स बनाने होते हैं। तो आपको बस इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट लेवल पे सोचने वाला काम है बस, उसके अलावा कुछ केस स्टडी के लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस सॉर्टेड है मेरे हिसाब से, अच्छे से सारी चीजें दी हुई है। एसएम में बस जो केस स्टडी के अलावा क्वेश्चंस हैं वो मेरे नोट से आप कवर कर सकते हो। थ्योरी मतलब पूरा पढ़ लो, उससे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट थोड़े से आपको फेमिलियर लगेंगे। केस स्टडी बस आउट ऑफ बॉक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, थ्योरीज जो हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको बताया स्वॉट टोज, ये सब स्ट्रैटेजीज जो हैं इन पे, इस टाइप के जो भी चीजें हैं उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो केस स्टडी तो ऐसे टॉपिक पे आएगी, केस स्टडी तो ऐसे टॉपिक पे आएगी ना कोई स्ट्रैटेजी पे आएगी। तो स्ट्रैटेजीज इसीलिए अच्छे से अलग से कवर कर लो, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, उन पे केस स्टडी भी आ सकता है, तो वो इसलिए ज्यादा उस पे आप स्ट्रेस करो। ठीक है, चलो। तो जो बच्चे एसएम की डिमांड कर रहे हैं मैराथन, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कोई सेंस नहीं है, जो चीज पूरी आउट ऑफ बॉक्स आने वाली है उसकी मैराथन लेके भी कोई फायदा नहीं है। आप खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, तारीफें करोगे मेरी, लंबे लंबे कमेंट्स भेजोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मैं बता रहा हूं ना, कोई भी फायदा आपको वो पूरे वीडियो से नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ एक फॉल्स सेंस फील होगा कि चलो मजा आ गया, या ये हो गया वो हो गया, जो भी लगेगा, पर उससे आपके मार्क्स में कोई इंक्रीमेंट मुझे दिख नहीं रहा। इतने लंबे लंबे चैप्टर, इतने स्ट्रैटेजीज हम पढ़ेंगे, पर मुझे नहीं लगता कुछ खास उसका फायदा होगा। तो इसलिए मैं एसएम का कुछ खास प्लान नहीं कर रहा हूं। पहले मेरी प्लानिंग थी मेरी प्लानिंग, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ वैल्यू एडिशन होगा। इससे अच्छा अगर मैं एक्चुअली प्रोफेशनल ओल्ड तो मैं ले ही रहा हूं, मैंने ऑलरेडी पास्ट के सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हुए हैं, पास्ट के सारे केस स्टडी पढ़ाए हुए हैं। मुझे लगता है वो अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, कि न्यूमेरिकल तो आने ही है, केस स्टडी आनी ही है, ये फिक्स है, ये पता ही आएगा, सेम चैप्टर्स हैं, सेम केस स्टडीज आ सकती हैं, वो मुझे लगता है ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो जो भी मेरे प्रोफेशनल के ओल्ड के वीडियो बने हुए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और वही सारे क्वेश्चन मेरे पॉकेट बुक में भी दिए हैं, मतलब पॉकेट बुक में जो दिए हैं ऑलमोस्ट वो सब पढ़ाए हुए हैं। तो मैं पूरा जो मेरा एक कॉम्पाइलेशन बनाया हुआ था पास पेपर्स का फॉर सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस, वो मैं वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो आप कवर करके जाओ। और कुछ कुछ मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए भी केस स्टडीज डाली थी, आईसीडीआर एलओडीआर की, वो भी रेलेवेंट है। एलओडीआर आपको चैप्टर अलग से नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत आ सकते हैं, बहुत इन डेप्थ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा 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 पढ़ के जाओ, क्योंकि आपको शायद अदर सब्जेक्ट में, गवर्नेंस वाले सब्जेक्ट में ऑलरेडी एलओडीआर काफी डिटेल में आपको होगा ही होगा, तो एसएमसीएफ के लिए भी थोड़ा एलओडीआर पढ़ के जाओ। सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आते ही हैं, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कोशिश करो कि एलओडीआर भी जितना हो सके कवर करके जाओ। ठीक है, तो जो भी रेलेवेंट वीडियोस मुझे लगेंगे जो आपको देख के जाने चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव के या सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के, वो सारे मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो आप देख के जाओ। सब नया ही लगेगा, काफी नया लगेगा। फैक्टरिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, कमर्शियल पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, राइट इशू के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। कहीं भी थ्योरी में बहुत ज्यादा इसके बारे में दिया नहीं है, बट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ओल्ड में भी बहुत ज्यादा दिया हुआ नहीं था, पर उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए सब कवर करके जाओ, जितना भी मुझे लगता है ओल्ड सिलेबस का आप पढ़ के जाओगे उतना आपके लिए बेटर है। उतने सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी आ गए तो आप टैकल कर लोगे। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई हो गई अच्छे से, और आप कमांड में हो आपकी पढ़ाई के, तो आपको ओल्ड के जितना कोशिश करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर करके जाओ। ठीक है, तो मैं उससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वीडियोस के थ्रू मैं बहुत ज्यादा वैसे भी कर नहीं पाता हूं। ठीक है, मेरा गाइडेंस नोट्स इस पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। आप
आपने अगर अपना सिलेबस पढ़ा है, आपको अंदाजा आ गया होगा कि भाई ये चीज रिवाइज करानी है अगर, तो कितना ज्यादा समय लगेगा, उतना मेरे पास नहीं है। मेरे रेगुलर बायर्स भी जो हैं, अगर वो देखेंगे मेरा सिलेबस 180 आवर्स का हो चुका है, अभी भी कुछ माइनर माइनर चीजें बाकी हैं। नेवर एंडिंग सिलेबस है आपका, और मैं फटफट 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 ऊपर से ऐसे रीड करके वो नहीं आता है मेरे को, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। आ रहा है ख्याल में? मेरा फोकस होता है पढ़ाने में, समझाने में। अगर कोई चीज मैं समझाने बैठ गया तो आपका टाइम बहुत निकल जाएगा। इतना वास्ट सिलेबस है, 120 आवर्स का मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर बायर्स को 120, 130, 135 आवर्स में पढ़ाऊंगा, बट मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूं या इतना खो जाता हूं, 180 आवर्स तक पहुंच गया मेरा सिलेबस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो प्रॉब्लम मुझ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऊपर ऊपर से पढ़ते जाना मुझे नहीं आता, ना उसमें मुझे मजा आता है, ठीक है। इसलिए मैं वो सब नहीं करूंगा। कोई और टीचर कर रहा होगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, और आपको वो चीज पसंद आती है तो आप डेफिनेटली करो, पर मुझे नहीं लगता उससे कोई आपका फायदा है। वही चीज आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। नोट्स अच्छे आपको मैंने दे दिए हैं, नोट्स बहुत अच्छे मैंने आपको दे दिए, इतना मैं गारंटी लेता हूं। नोट्स बहुत अच्छे, कवर करके जाओ बस अच्छे से, और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, केस स्टडीज हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम पढ़ाए हुए हैं। उसके बस लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, मुझे लगता है आपको काफी उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सब नोट डाउन किया होगा। सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा है, याद आ रहा है? सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा है जो आपको नहीं करना है? एसएम पहले सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस ही सॉल्व करना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी ज्ञानी इंसान आपको कितना भी ज्ञान दे दे, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। मैं कह रहा हूं छोड़ो सबको, खुद का दिमाग तो सबके पास है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि केस स्टडी 2 पेज की होगी। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो, केस स्टडी सिर्फ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? सर 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं ना, पर वो मैं नहीं चाहता केस स्टडी पढ़ने में वेस्ट करो। पेपर की ओवरऑल प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, कौन सा पहले कौन सा बाद में, क्या आता है क्या नहीं आता है। 15 मिनट इस पे निकल जाते हैं, तो वो आप केस स्टडी के लिए ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। तो केस स्टडी इसलिए मुझे लगता है आप आखिरी में सॉल्व करो। उससे फायदा क्या है, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑलरेडी हो चुका होगा, 60 मार्क्स का पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका होगा। आप कोशिश करना कि 2 घंटे कॉर्पोरेट फाइनेंस को देना, 2 घंटे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का 60 मार्क्स का, आपको 1.25 से लेकर 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बस उससे ज्यादा नहीं जाने देना है, नहीं तो फिर एसएम छूट जाएगा। तो 2 घंटे में कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले आपको अपीयर करना है। मेरा मानना है 40 मार्क्स आपके यहीं आ जाएंगे, और फिर आपको एसएम में जितना आपको कोशिश करना है कर लो। 10-12 मार्क एसएम में 40 में से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बस उतना ही डिपेंडेंसी रखना है एसएम पे। एसएम पे बहुत ज्यादा मार्क्स की डिपेंडेंसी रखनी नहीं। क्लियर है क्या? अगर एसएम इजी आ गया, आपको जम गया, आप लिख के आ गए, तो आपके फिर अच्छे स्कोर चले जाएगा, स्कोरिंग में आपको हेल्प करेगा। बट आप पासिंग उस पर डिपेंड मत रखो। पासिंग की डिपेंडेंसी आप ज्यादा कॉर्पोरेट फाइनेंस पे रख के जाओ, और आप उसको उतने डिटेल में कवर भी करके जाओ। रिवीजन भी जब आप करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की ही करनी है, और एसएम में सिर्फ केस स्टडी और जो स्ट्रेटजीज हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप थोड़ा सा दिमाग अब सॉर्ट हो गया होगा आपका कि आपको कैसे ये सब्जेक्ट को देखना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे रिवाइज करना है, कहां से करना है, क्या चीजों पे ध्यान करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। बस इस वीडियो का यही पर्पस था, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो सारे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, ठीक है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, सारे अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि वो ये ब्लंडर्स न करें और 6 महीने उनके बर्बाद ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।